हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में देखेंगे शुक्र क्षय, शुक्र वृद्धि और शुक्र प्रदोषज विकार, शुक्र धातु महत्ता। इसके पहले के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है, आप वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुक्र क्षय। तो शुक्र क्षय के कारण क्या है? ये धातु क्षय के सामान्य कारण है, ये कॉमन कारण है जो आप सभी धातुओं में डाल सकते हैं। इन्हीं धातुओं के क्षय की वजह से रस का क्षय होता है, रक्त का क्षय होता है, मांस का क्षय होता है, मेद का क्षय होता है। तो ये कारण आप सभी धातु में डाल सकते हैं। तो कौन सा कारण है? व्यायाम, अनशनम, चिंता, रूक्ष अल्प प्रमिताशनम, वात आतापो, भयम शोको, रूक्षपानम प्रजागरः, कफ शोणित शुक्राणाम मलानाम च अतिवर्तनम, कालो भूत उपघातस्य ज्ञातव्य क्षय हेतव। अर्थात व्यायाम, ज़्यादा व्यायाम करना, अति व्यायाम करना, उससे भी धातु का क्षय होता है। अनशन, अनशन उपवास करना। चिंता, चिंता ज़्यादा चिंता करना, टेंशन लेना। रूक्ष, रूक्ष अल्प तथा प्रमित आसन, रूक्ष भोजन करना, रूखा सूखा है ना। फिर क्या है? अल्प, कम मात्रा में, नपातुला। और प्रमितासन, एक ही रस का अभ्यास करना, मतलब एक ही रस का पान करना। जैसे 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो उसमें 6 रसों में से केवल एक रस का पान करना। जैसे कषाय का ही हमने पान किया, तो कषाय क्या है? वात को बढ़ाता है, तो उससे भी धातुओं का क्षय होता है। फिर क्या है? वात आताप, वात और आतप, धूप का अधिक सेवन करने से, आतप यानी धूप, धूप का अधिक सेवन करने से। भय, शोक, रूक्षपान, प्रजागरा। ठीक, तो भय करना, शोक, शोक ज़्यादा करना, किसी चीज़ को लेकर दुखी ज़्यादा होना, मानसिक विकार जो होते हैं। और रूक्षपानम मतलब रूक्ष मद्यों का सेवन करना, जो रूक्ष मद्यपान होते हैं उनका सेवन करना। प्रजागरा से मतलब है रात्रि में जागरण करने से भी वात की वृद्धि होती है। कफ शोणित शुक्राणाम, मतलब कफ, शोणित का मतलब रक्त होता है, तो कफ, रक्त और शुक्राणाम मलानाम, मल का चा अतिवर्तनम, ज़्यादा निकलना भी धातु क्षय का लक्षण होता है। कालो भूत उपघातस्य, ठीक, तो काला अनुसार, तो काल के अनुसार वृद्धावस्था में देखते हैं कि किस दोष की वृद्धि होती है, तो वात की वृद्धि होती है। और आदान काल में भी, है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर हम अवस्था के अनुसार जाएंगे, काल के अनुसार जाएंगे, तो जैसे युवा अवस्था में पित्त की वृद्धि होती है, बाल्यावस्था में कफ की वृद्धि होती है। फिर भूत उपघातस्य, तो भूत प्रेत बाधावश शरीर की धातुओं आदि का क्षय होना तथा शरीर क्षीण। अब इन कारणों से क्या है? शरीर जो है वो क्षीण हो जाता है। यह सब कारण जो है वो वात को छोड़कर सभी धातुओं के क्षय का कारण होती हैं, क्योंकि ये वात को बढ़ा रही हैं। तो इसमें क्या है कि वात को छोड़कर सभी धातुओं का क्षय का कारण होती हैं। शुक्र क्षय के लक्षण क्या है? दौर्बल्यम, मुख शोषस्य, पांडुत्वम, सदनम, श्रम, क्लैव्यम, शुक्र अविसर्गश्च, क्षीण शुक्र से लक्षणम। अर्थात शुक्र धातु के क्षय होने पर पुरुष में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। दौर्बल्यम, शरीर में दुर्बलता पाई जाती है। मुख शोष, मुख का शुष्क होना या मुंह सूखा सूखा सा होना, ठीक है। पांडुत्वम, शरीर में पांडु वर्ण होना। सदनम, तो सदनम का मतलब होता है अंगों में थकावट होना। श्रमा, श्रमा मतलब थकावट, उसमें भी थकावट होना, लेकिन अल्प परिश्रम से ही थक जाता है। क्लेव्यम, इम्पोटेंसी होती है ना, नपुंसकता। शुक्र अविसर्गश्च, अर्थात मैथुन के समय शुक्र का स्त्राव न होना। शुक्र अविसर्गश्च, शुक्र का न निकलना। क्षीण शुक्र से लक्षणम, ये क्षीण शुक्र के लक्षण होते हैं। शुक्र क्षय मेण विषण वेदना आसक्तिर मैथुने चिराद्वा प्रसेकः प्रसेके च अल्प रक्त शुक्र दर्शनम। अर्थात शुक्र धातु के क्षय से शिश्न और वृषणों में वेदना होती है। तो शुक्र धातु के क्षय से पेनिस और टेस्टिकल्स जो होते हैं उसमें वेदना होती है। मैथुन कर में असक्तता होती है, मैथुन करने में उसको प्रॉब्लम्स होती हैं। शुक्र धातु का देर से निकलना, शुक्र धातु भी बहुत देर से निकलता है। और प्रसेक, इजैकुलेशन में थोड़ा रक्त मिला हुआ शुक्र आता है। रक्त की दुष्टि होने से इजैकुलेशन के समय रक्त जो होता है वो शुक्र के साथ निकलता है।
शुक्र क्षय की चिकित्सा क्या है? तत्र अपि स्वयोनि वर्धन द्रव्योपयोगा, अर्थात धातु क्षय की समान चिकित्सा बताते हुए आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि धातु क्षय होने पर स्वयोनि वर्धन द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए। जिस धातु का क्षय हो उसी के समान योनि के द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात शुक्र क्षय में दूध घी का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो जो दूध और घी होते हैं वो शुक्र का वर्धन करते हैं। मधुर स्निग्ध शीतल द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। तो मधुर स्निग्ध और शीतल द्रव्य भी क्या करते हैं? शुक्र का वर्धन करते हैं, शुक्र की वृद्धि करते हैं। आचार्य चरक जी के अनुसार शुक्र से शुक्र की वृद्धि होती है, शुक्र से शुक्र की वृद्धि होती है। सामान्य से सामान्य की वृद्धि हो रही थी, वैसे ही शुक्र से शुक्र की वृद्धि। शुक्र क्षय में दूध घी का उपयोग करना चाहिए। जब शुक्र का क्षय हो जाए तो उसमें दूध और घी का प्रयोग करना चाहिए, उससे शुक्र की वृद्धि होती है। मधुर रस युक्त द्रव्य का सेवन करना चाहिए। स्निग्ध हो शीतल द्रव्यों का सेवन करना चाहिए, इससे शुक्र की वृद्धि होती है। बाजीकरण द्रव्यों में जीवक, कृषवक, अश्वगंधा, शतावरी, मूसली आदि श्रेष्ठ औषधियाँ होती हैं जिनका प्रयोग करना चाहिए, जिससे शुक्र की वृद्धि होती है। शुक्र वृद्धि, तो शुक्र वृद्धि के क्या लक्षण हैं? शुक्रम शुक्र अस्मरी मति प्रादुर्भावम च, अर्थात शुक्र की वृद्धि होने पर शुक्र अस्मरी तथा शुक्र का अति प्रादुर्भाव होना, ये लक्षण मिलते हैं। तो जब शुक्र की वृद्धि हो जाती है तो शुक्र अस्मरी हो जाती है। शुक्र अस्मरी जो होता है वो मॉडर्न साइंस में इसको स्पर्मोलिथ कहते हैं। और शुक्र का अति प्रादुर्भाव होना, तो शुक्र का ज़्यादा निकलना, शुक्र का ज़्यादा बनना या ज़्यादा उत्पत्ति होना। शुक्र अस्मरी शुक्र के वेग को धारण करने से होती है। तो शुक्र का वेग आने पर उसको बाहर ना निकालना, जिसकी वजह से शुक्र अस्मरी हो जाता है, स्पर्मोलिथ हो जाता है। भागवत जी के अनुसार स्त्री कामता वृद्धम शुक्रम शुक्र अस्मरी मपि, अर्थात बढ़ा हुआ शुक्र मैथुन की अति कामना उत्पन्न करता है। तो जब शुक्र की वृद्धि हो जाती है तो वो मैथुन की अति कामना करता है, और अगर शुक्र को वेग धारण कर लिया, शुक्र को बाहर नहीं निकालता है, तो उसको क्या हो जाता है? शुक्र अस्मरी हो जाती है, स्पर्मोलिथ होने की संभावना होती है। अष्टांग संग्रह में भी ऐसा वर्णन मिलता है। शुक्र वृद्धि की चिकित्सा में क्या करते हैं? धातु वृद्धि होने पर सुश्रुत अनुसार समान चिकित्सा सूत्र दिया गया है। तेषाम यथा स्वयं संशोधनम क्षपणम च छायाद अविरुद्ध क्रिया विशेष प्राकुर्वीत, अर्थात धातु मलों की वृद्धि होने पर संशोधन और संशमन चिकित्सा करना चाहिए, जिससे धातुओं का अधिक क्षय न हो। संशोधन चिकित्सा देना चाहिए और संशमन चिकित्सा देना चाहिए, पर इतना देना चाहिए कि जैसे शुक्र धातु की वृद्धि है तो वो अपने साम्यावस्था में आ जाए, उसका ज़्यादा क्षय ना हो। अगर ज़्यादा संशोधन चिकित्सा दिया जाए या संशमन चिकित्सा उसको दिया जाए तो वो क्षय की ओर जाता है। इसलिए संशोधन और संशमन चिकित्सा इतना देना चाहिए कि जो धातुएं हैं वो अपने साम्यावस्था में स्वस्थान में आ जाएं। शुक्र प्रदोषज विकार, कारण देखते हैं। धातु प्रदोषज विकारों के कारण बताते हुए कहा गया कि अहितकर आहार सेवन, अहितकर आहार सेवन तो है ही, उसके अतिरिक्त क्या है? काल विपर्य, काल के विपरीत भोजन करना। प्रज्ञा अपराध, तो प्रज्ञा अपराध जानबूझकर किया गया अपराध, ये हमें पता है कि ये चीज़ हमारे लिए अपथ्य या अहितकर होती है, इसे हमें नहीं ग्रहण करना है या नहीं लेना है, नहीं करना है, तो उस चीज़ को करना तो प्रज्ञा अपराध के श्रेणी में आता है। असात में इंद्रिय अर्थ संयोग, जब इंद्रियों का अपने अर्थ से सही तरीके से संयोग नहीं होता है तो उस समय रोग उत्पन्न होता है, व्याधि उत्पन्न होती है। रसादी स्थानों में प्रकोपित दोष धातु प्रदोषज विकार उत्पन्न करते हैं। तो रसादी स्थानों में जो दोष होते हैं वो प्रकोपित हो जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं? धातु प्रदोषज विकारों को उत्पन्न करते हैं। तो जो दोष होते हैं वो दोषियों को भी दूषित करते हैं। ठीक है, तो दोष में आता है धातु और मल, तो दोषियों को भी दूषित करते हैं। तो जो दोष होते हैं, रसादी स्थानों में जो दोष पाए जाते हैं वो धातुओं को दूषित कर देते हैं और धातु प्रदोषज विकार उत्पन्न करते हैं। लक्षण क्या है? तो क्लीवता, आकर्षण, एक्साइटमेंट ना होना, संतान का क्लीव या अल्पायु या विकृत होना। तो जो संतान होगा वो क्लीव होगा या अल्पायु होगा, उसकी आयु कम होगी या विकृत होगा ना, कुछ डिफॉर्मिटी होगी उसमें। और गर्भोत्पत्ति का ना होना, तो शुक्र की दृष्टि ही है उसमें, तो शुक्र की दृष्टि होने की वजह से शुक्र गर्भ में जाकर भी उसमें गर्भ की उत्पत्ति नहीं होती है, या अगर होती भी है तो शुक्र की दृष्टि की वजह से तो वो गर्भपात करा देता है या गर्भ का स्राव हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है। आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार क्लैब्य, अपरहर्ष, शुक्र अस्मरी, शुक्र मेह, शुक्र दोषश्च तद दोषः, अर्थात
सुश्रुत के अनुसार क्लीवता, स्टेरिलिटी, अप्रहर्ष, शुक्र अश्मरी, स्पर्मोलित, शुक्र में, शुक्र दोष, ये 5 लक्षण होते हैं जो शुक्र प्रदोषज विकार कहलाते हैं, जो शुक्र धातु की दृष्टि से उत्पन्न होते हैं। शुक्र प्रदोषज विकार की चिकित्सा देखते हैं। मज्ज शुक्र समुत्थानम औषधम स्वादु तिक्तकम अन्न व्यावाय व्यायामो शुद्धि काले च मात्रया, अर्थात मज्जा एवं शुक्र जनित व्याधियों की चिकित्सा में मधुर एवं तिक्त रस युक्त अन्नपान व्यावाय उचित समय में मात्रावत संशोधक का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा ही मज्जा एवं शुक्र स्रोतोदुष्टि की चिकित्सा के लिए करना चाहिए। जब हम पिछली क्लास में मज्जा प्रदोषज विकार की चिकित्सा पढ़ रहे थे तो सेम चिकित्सा यही है। यही चिकित्सा मज्जा प्रदोषज विकार में भी बताया गया है और यही शुक्र प्रदोषज विकार की चिकित्सा में यही बताया गया है। इसलिए यहाँ पे लिखा है अर्थात मज्जा और शुक्र जनित व्याधियों की चिकित्सा में क्या देना चाहिए? मधुर एवं तिक्त रस युक्त अन्न और पान। जो अन्न ग्रहण करना है, जो पीने वाला चीज़ है, वो कौन से रस युक्त होना चाहिए? तो मधुर रस युक्त होना चाहिए और तिक्त रस युक्त होना चाहिए। व्यावाय करना चाहिए, मैथुन करना चाहिए। उचित समय में मात्रावत संशोधक का प्रयोग करना चाहिए कि ये इस समय पर संशोधन चिकित्सा लेनी है तो उस समय संशोधक का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा ही मज्जा एवं शुक्र स्रोतो दृष्टि की चिकित्सा के लिए करना चाहिए। तो जब स्रोतों की दृष्टि होती है, मज्जा या शुक्र स्रोतो दृष्टि होती है, तो उस समय भी यही चिकित्सा करनी चाहिए। शुक्र धातु की महत्ता अर्थात महत्व। आहार से परम धामम शुक्रम तद रक्ष्यम आत्मना क्षयो हायस्य बहुन रोगान मरणम व नियच्छति, अर्थात शुक्र की महत्ता स्पष्ट रूप से वर्णित की गई है। चरक के अनुसार आहार का परम सार जो होता है वो शुक्र होता है। अपने शुक्र की रक्षा करनी चाहिए, तो इसीलिए अपने शुक्र की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि जो आहार लेते हैं तो उसका जो सार बनता है, परम सार जो होता है वो शुक्र होता है, इसलिए शुक्र की रक्षा करनी चाहिए। इसके क्षय होने से अनेक प्रकार के रोग होते हैं या मृत्यु भी हो जाती है। शुक्र के कार्यों का विश्लेषण करने पर गर्भ उत्पादन के साथ साथ धैर्य, हर्ष, प्रीति आदि मानसिक भावों का भी समावेश होता है। शुक्र के कार्यों का विश्लेषण, जब हम शुक्र के कार्यों को देखते हैं तो जो शुद्ध शुक्र होता है वो गर्भ उत्पादन करता है और गर्भ उत्पादन के साथ साथ जो मानसिक भावों को भी बनाए रखने में महत्वपूर्ण है, जैसे धैर्य है ना, धैर्यता और हर्ष, प्रीति आदि ये मानसिक भाव हैं। जो शुक्र होता है वो शारीरिक एवं मानसिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है।